हाय फ्रेंड्स। कल हम लोग अपने अपने लेक्चर में 9th क्लास में सीखा था कि मैटर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और ये प्रॉपर्टीज़ में हमने आपको बताया क्या था, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वॉल्यूम, शेप, कंप्रेसिबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू में बताया था, ठीक है। तो इतनी चीज़ें बताने के बाद आज जो तो हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो क्या होगा, वो होगा वो इसमें जो और प्रॉपर्टी है आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या पढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। ये छोटी छोटी सी डिफिनेशन है जो लाइफ टाइम काम आने वाली है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, देखो दो तरह के फिनोमेना होते हैं। एक फिनोमेना होता है वेपराइजेशन और एक फिनोमेना होता है बॉइलिंग। देखने में मतलब लोग सबका मीनिंग जो होता है जनरली एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग फिनोमेना हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको इलोबरेट करेंगे, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे क्या होता है बॉइलिंग और क्या होता है वेपराइजेशन। फिर हम आएंगे बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है। तो पहली चीज है, समझते हैं वेपराइजेशन क्या होता है। वेपराइजेशन क्या होता है, जब वेपराइजेशन की बात करते हैं तो इसको समझते हैं कैसे कि जो काम होता है वेपराइजेशन में वो होता क्या है, पहले उसको समझते हैं। मान लिया ये कहीं पे वाटर लेयर है ये, और ये वाटर के क्या है, इस तरह से वाटर यहाँ पे भरा हुआ है। चाहे आप ग्लास मान लो, चाहे तालाब मान लो, चाहे नदी मान लो, चाहे बाल्टी मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, इसको हमने बोला अपर लेयर। क्या है ये, क्या है, अपर लेयर है। ये अपर लेयर है और ये क्या है, नीचे इसके तमाम लेयर है। जैसे पानी नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अब जो अपर लेयर है वहां पे क्या हो रहा होता है और जो नीचे है वहां क्या हो रहा था, इनको समझना पड़ेगा। ये क्या है, टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर। क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर जैसा कि होता है, मान लीजिए मौसम अच्छा है बुरा है, नॉर्मल टेम्परेचर है, जो भी टेम्परेचर है वो है, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे बच्चों, समझिए कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल हैं, वाटर के मॉलिक्यूल समझिए, ये मान लीजिए क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल है। ये वाटर के हमारे गोल गोल जो है वो मॉलिक्यूल हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ये इस तरीके से अपर लेयर पे पड़े हुए हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी, सब जगह वाटर ही भरा होगा, क्यों बच्चों, ठीक, सब जगह वाटर ही भरा होगा। ये सब मतलब ग्रीन तरीके से एटम की बात कर रहे हैं, वो तो लेयर को दिखा रहे थे। ये हमारे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक, अलग अलग पोजिशन है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि इनमें मूवमेंट होता रहता है। क्या होता है, मूवमेंट होता रहता है। ये एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से पहली जगह, इस तरह से घुमा करते हैं। पूरे आवारा टाइप के होते हैं, पूरे मोहल्ले में घुमा करते हैं। तो भाई क्या होता है, जब कोई भी गति क्या होती है, रैंडम होती है। कैसी होती है, रैंडम होती है। मतलब ऐसा नहीं कि सीधे जा रहा है, ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा। लेकिन इस मुड़ने का भी एक कारण होता है। ऐसा नहीं होता है कि ये मर्जी से मुड़ते हैं। पता चला, एग्जाम्पल देते हैं कि एक बच्चा स्कूल बंक मार दिया,
वो स्कूल से निकला, अचानक देखा 2 बच्चे उधर से आ रहे हैं, तो क्या होगा, कोने में चिपक जाएगा कि कोई देख ना पाए। थोड़ा आगे चला, पता चला स्कूल का चपरासी आ रहा है, तो ऐसे ऐसे करके खड़ा हो जाएगा कि ये ना दिखे कौन जा रहा, दिखाई तो देगा ही, लेकिन क्या चिपके खड़ा हो जाएगा, तो उससे ही बचेगा। दूसरी तरफ मुड़ जाएगा, पता थोड़ा और आगे चला, प्रिंसिपल उधर से आ रहा है स्कूल टाइम में, उसके आने के वो आ रहा है, अब क्या है, किसी इधर उधर गली में घुस जाएगा कि बचो भैया, नहीं तो देख लेगा तो स्कूल में ठोकेगा। तो इस तरह से क्या हुआ, कोई ना कोई चीज ऐसी हो गई कि कोई ना कोई अपोजिंग फोर्स आ जाता है, और वो अपोजिंग फोर्स क्या करता है, उसके मोशन के डायरेक्शन को बेंड कर देता है, मोशन के डायरेक्शन को बेंड कर देता है, कहीं ना कहीं मोड़ देता है, तो उसका डायरेक्शन बदल जाता है। तो ये प्रक्रिया हो रही होती है, और हर एटम, हर मॉलिक्यूल के साथ होती, किसी एक के साथ नहीं होती है। आप ये सोचो कोई एक मॉलिक्यूल चल रहा है ना, सारे चल रहे हैं, ठीक है। अगर सारे ना चल रहे हो तो एक काम करो कि उस एक क्लीन वाटर ले लो, उसमें एक ड्रॉप इंक डाल लो। अगर मॉलिक्यूल चल नहीं रहे होते तो वो ड्रॉप क्या होगी, एक ही जगह होनी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे क्या होगा, ड्रॉप पूरे में फैलती चली जाती बिना हिलाए, और एक टाइम आता है कि पूरे वाटर का कलर कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। क्यों हो गया, क्योंकि वो सारे मॉलिक्यूल क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे, और उनका अपना सेल्फ मूवमेंट था जो पूरे में स्प्रेड आउट हो गए। अब आई बात समझे, ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल भी होते, धीरे धीरे पूरे में घुमा करते हैं, बोले चलो यहाँ घूमो वहां घूमो, इस तरीके से मूवमेंट कर रहे होते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट होता है, तो इस मूवमेंट के दौरान क्या होता है, कोलिजन भी होता है। मान लिया चपरासी जी ने बच्चे को पकड़ लिया जो स्कूल से भाग रहा था, और उसका कान पकड़ के कहाँ ले आया, बोले चल प्रिंसिपल के साथ, हाँ, या अभी तेरे पापा मम्मी को बुलाया जाएगा। तो क्या होगा, वो बच्चा, या तो उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आएगी, वो उसको चपरासी को धक्का देके भाग जाएगा, या इतना डर जाएगा कि रोने गाने लगेगा कि अंकल छोड़ दो, अंकल छोड़ दो, अंकल छोड़ दो, हाँ। लेकिन क्या होगा, एनर्जी चेंज होगा। यहाँ पे कहने का मतलब है एनर्जी चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल होते हैं बच्चों, ये जो मॉलिक्यूल हमने बनाए हैं, ये आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं। और ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ये अपर लेयर पे है, तो ऊपर से क्या पड़ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, तो ये क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते रहते हैं। कैसे करके, ऐसे अपनी जगह पर ऊपर नीचे मूवमेंट करा करते हैं अपनी जगह पे। इसीलिए देखो पानी हिलता रहता है ना, क्यों भाई, देखा ना, ये ऐसे से मूवमेंट करते रहते हैं। अब क्या होता है, जब एक टाइम आता है, मान लीजिए ये पार्टिकल है, और ये किससे टकराया जाके, ये वाला पार्टिकल किससे टकराया, इससे टकरा गया, तो इसने अपनी एनर्जी किसको दे दी, और ये क्या कहता है, भैया मेरे मिल गई एनर्जी, मैं तो चला बाहर। ये कहाँ आ गया, ज्यादा एनर्जी मिल गई और ये बाहर निकल लिया। अब ये बाहर निकल गया तो ये कैसा हो गया, गैस। क्या बन गया, गैस, गैसियस मॉलिक्यूल बन गया। और यही प्रोसेस क्या है, वेपोराइजेशन है। यही प्रोसेस क्या है, वेपोराइजेशन है। तो उसको बड़े सिंपल लहजे में समझते हैं कि किसी भी लिक्विड में उसके मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते हुए एक दूसरे से टकराते हैं और एनर्जी का ट्रांसमिशन करते हैं। एक ने टकराया दूसरे से तो उसने अपनी एनर्जी दूसरे को दे दी, दूसरा टकराया तीसरे से, उसने तीसरे को एनर्जी दे दी, तीसरा टकराया चौथे से, उसने चौथे को एनर्जी दे दी। तो इस तरह जो लास्ट वाला होता है उसकी एवरेज एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, एवरेज एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ये एवरेज एनर्जी का बढ़ना का मतलब क्या है, उसके पास ज्यादा एनर्जी है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल के पास ज्यादा एनर्जी है तो वो क्या करता है,
ज्यादा मोशन करता है, ज्यादा एनर्जी है तो ज्यादा मोशन, ज्यादा एनर्जी है तो ज्यादा मोशन, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। एक्सटेंट ऑफ मोशन बढ़ जाता है, डिस्टेंस ऑफ मोशन बढ़ जाता है फ्रॉम सॉलिड टू गैस। मतलब अगर सॉलिड को दे रहे हैं तो वो माइन्यूटली गैप करेगा, थोड़ा ज्यादा एनर्जी लेके थोड़ा ज्यादा दूर घूमेगा। लिक्विड वाला थोड़ा उससे ज्यादा घूम गएगा, और गैस वाला तो कहेगा मैं तो चला, उड़ के चला जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये एनर्जी जिसके पास जितनी ज्यादा आती है उसकी डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल या उसका पाथ बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब समझ में आई बात, वेपराइजेशन क्या होता है। तो वेपराइजेशन को अगर हम डिफाइन करें तो वेपराइजेशन क्या होता है कि इन एनी लिक्विड in any liquid molecules continuously collides, and due to this they transfer their energy to other molecule, and when this high energy molecule this high energy molecule collides with अपर लेयर मॉलिक्यूल। ठीक है, इससे टकराता है अपर लेयर एंड ट्रांसमिट इट्स एनर्जी। क्या करता है, अपनी एनर्जी को ट्रांसमिट कर देता है। ये क्या करता है, अपनी एनर्जी को ट्रांसमिट कर देता है। एंड ड्यू टू दिस एनर्जी upper layer molecule leave the surface। क्या करता है, leave the surface। ये फिनोमेना क्या कहलाता है, this phenomena is called vaporization। This phenomena is called ये फिनोमेना क्या कहलाता है, वेपराइजेशन कहलाता है। ठीक है, ये फिनोमेना आपका क्या कहलाता है, वेपराइजेशन कहलाता है।
जूता पहनिएगा लगा दीजिए। ठीक है, ये फिनोमेना क्या कहलाता है? वेपोराइजेशन कहलाता है बच्चों। ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या होता है जब कभी किसी लिक्विड में क्या होता है, ये काम होता है तो ये कब होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके लॉसेस क्या हैं, सब समझना पड़ेगा ना। कोई काम हो रहा है, ये इस काम को होने का कारण क्या है, पहली चीज। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण क्या है, इसके इफेक्ट क्या है। भाई पहला तो ये समझे कि क्यों होता है, दूसरा ये समझे कैसे होता है, कैसे तो समझा दिया, इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका क्या रिजल्टेंट है, क्या इसका प्लस है, क्या माइनस है, इसको समझते हैं। तो बच्चों एक चीज समझो, यहां पे अगर हम इस पूरे फिनोमेना को समझें तो क्या था, इंटरनल कोलिजन हो रहे थे। अब इंटरनल कोलिजन तो हमने आपको बता दिए कि ये होते रहते हैं, होते रहते हैं। जैसे आदमी मनी मन सोचता रहता, वो कहो ना सोचने के लिए तो भी सोचता है, और कहो सोचने के लिए तो भी सोचता है। तो उसका सोचने की प्रक्रिया क्या है, सतत है, कंटिन्यूअस है। चाहे वो सो रहा हो चाहे जग रहा हो, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है उसके। इसी तरह इसका भी वेपराइजेशन का जो फिनोमेना है, ये कैसा फिनोमेना है, इट्स ए 24/365 डेज फिनोमेना। 24/7 मतलब 7 दिन चलेगा, 365 दिन चलेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो ये कैसा फिनोमेना है, पहली चीज प्रॉपर्टी में अगर अपन लोग जाते हैं तो ये कैसा फिनोमेना है, नेचुरल है। क्या है ये, कैसा फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना है। ठीक है, ये क्या है, कंटिन्यूअस है। ये कैसा फिनोमेना है, कंटिन्यूअस है, मतलब ये होगा ही, चलता ही रहेगा। ठीक है, अब आप कहते हो कि इसका नेचुरल फिनोमेना है, तो नेचर में इसका क्या इम्पैक्ट है। तो आजकल तो आप देख रहे हो सब कोई नहा धो चुका होगा बरसात में एक बार, हाँ, वो लोग भीग तो चुके ही होंगे, 2-4 बूंदें तो गिरी गई होंगी, पता चल गया होगा कि हाँ ऊपर से पानी गिरता है आसमान से। तो ये जो पूरा वर्ल्ड का वाटर साइकिल है, ये इसी फिनोमेना पे बेस करता है। अगर बादल बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ अगर कहीं से होता है, इनिशिएशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड कहीं से होता है, तो वेपराइजेशन से ही होता है। हमारे आसपास क्या है, 2/3 क्या है, पानी है। तो इस पानी से क्या होता है, वेपराइजेशन होता है कंटिन्यूअस। और ये वेपराइजेशन क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल धीरे 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 ऊपर होते हैं, कूल होते हैं। फिर क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन चालू होती है। फिर क्या होता है, विंड देखा जाता है, लो प्रेशर जिधर जनरेट होता है, ये क्लाउड उधर ही मूव करने लगते हैं। उसके पास के किसी भी ऑब्स्टेकल से, चाहे वो पर्वत हो, पहाड़ हो, पठार हो, उससे टकरा करके रेन कर देते, यही प्रोसेस है। फिर वो रेन का पानी फिर घूमते फिरते समुद्र और नदी नालों में चला जाता है, और फिर वापस बनता है, ये साइकिल यही चलता है ना। तो ये पूरा प्रोसेस क्या क्या है, किसके ऊपर बेस कर रहा है। क्या हर कोई अपने घर में गैस पे पानी गर्म करता है, तब भाप बनती, तब पानी बरसता है। कभी आपने बरसात करने के लिए घर में चूल्हा जलाया है कि आज हम ज्यादा बरसात करेंगे हमारे
तो ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। जब ये प्रोसेस होता है, जैसे अभी इन्होंने एक प्रश्न पूछ लिया कि सर वेपराइजेशन जब कंटिन्यूअस होता है तो बरसात भी कंटिन्यूअस होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, बड़ा सटीक प्रश्न है, सटीक प्रश्न है ना। अब इसको ऐसे समझो, स्कूल की फीस तो 12 महीने की जाती है ना, पढ़ती क्यों नहीं 12 महीने? बताओ, फिर क्यों कहती छुट्टी हो गई, वाह क्या मजा आ गया है? हाँ, ये छुट्टी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही क्या होता है, देखो इसको ये तो एक हंसी मजाक की बात होगी, लेकिन इसको सिंसियरली ऐसे समझते हैं। देखो क्लाउड फॉर्मेशन ऐसा तो होता नहीं कि 2 बूंद पानी की मिली और एक क्लाउड बन गया। ये क्या स्लो प्रोसेस है, क्या है? तो ये एक और चीज लिख देते हैं, स्लो प्रोसेस है। क्या है? स्लो प्रोसेस, स्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो बहुत धीरे धीरे होता है, ऐसा नहीं होता है एक दिन में हजारों टन पानी उड़ के ऊपर चला जाए, बोले बरसात हो गई। हाँ, तो बड़ा स्लो है, अलग अलग लेयर में रहता है, फिर उसके ऊपर जाता है, फिर उसके ऊपर जाता है। जब एक लेयर आती है जहाँ पे टेम्परेचर डाउन होने लगता है, वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन चालू हो जाती है, ठीक है। तो एक प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप का। तो वैसे ही क्या होता है, आप साल में स्कूल साल भर जाते हो, लेकिन पास तो एक ही बार होते हो ना, हर महीने में पास होने लगो, लेकिन क्लास तो एक ही बार में पास होती है ना। तो क्या होता है, आप एक लेयर क्रॉस करते चलते हो, बोले मंथली टेस्ट देते हो, क्वार्टरली एग्जाम देते हो, फिर मंथली टेस्ट देते हो, फिर क्वार्टरली एग्जाम देते हो, फिर मंथली टेस्ट देते हो, फिर क्वार्टरली एग्जाम देते हो, फिर फाइनल का एग्जाम देते हो, ऐसे ही देते हो। तो क्या होता है, एक स्टेप होता है। ऐसे ही जब वेपराइजेशन होता है, एक स्टेप होता है कि पहले पानी का ऊपर ज्यादा जाना, कैसे जाता है? अब जाड़े का टाइम, इस वक्त तो पानी नहीं जाएगा ऊपर, जाड़े में वेपराइजेशन क्या होता है, स्लो हो जाता है। गर्मी में वेपराइजेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? इतनी हीट आती है, इतनी हीट आती है कि ये जो कोलिजन स्लो लेवल में चल रहे थे, ये कोलिजन तेजी तेजी होने लगते हैं, इतनी एनर्जी आ जाती है उनके पास। जैसे आपको 1 रुपया दे दिया जाए, 1 रुपया दे दिया जाए, तो आप क्या खर्चा करोगे? पड़े ही रहेगा। जैसे मान ली कुछ अच्छी चीज खाने की, चलो जमा करो, जब हो जाएंगे तब खाएंगे, ऐसे करते ना।
तो लेकिन क्या वो अचानक आपकी बुआ जी आई 100 रुपए दे दी, बोले आ गया चिली पोटैटो। हाँ? तो क्या हुआ? तो वो तो एक मौसम की बात है, कुछ आ गया अलग चीज है, लेकिन आप रेगुलर स्पीड में जो चल रहे हो वो तो वही है कि आपको आज 1 रुपए मिला, कल 1 रुपए मिलेगा, ऐसे 80 दिन बाद 80 रुपए पूरे होंगे, तब मजा आएगी कि हाँ आज भाई तीसरे महीने जाके चिली पोटैटो आएगा, आज खाएंगे। तो वो एक प्रोसेस है। तो क्या है? स्लो प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में होता क्या है, इसमें टेम्परेचर ऑफ लिक्विड क्या हो जाता है? टेम्परेचर ऑफ लिक्विड क्या होता है? डाउन हो जाता है। क्या होता है? अब देखो दूसरी बात, चौथा पॉइंट बता दिया। अब आपकी मम्मी अचानक स्कूल जाते वक्त आपको गर्म गिलास दूध का लेके आ गई, बोले पी के जा, कुछ खाया नहीं तो दूध पी के जा। अब गरम गरम गिलास पकड़ते हो, बोले ऐसे पी ले, मरना है क्या? तो मम्मी दौड़ती भी जाती है, फैली हुई कटोरी ले आती, बोले क्या किया? ऐसे किया और ऐसे डाला और 2 बार फूंक मारी, किया, बोले ले पी। हाँ? ये आपके घर में रेगुलर होता है ना कि आप क्या, लेकिन यहाँ साइंस है। ये काम क्या हो रहा है? वेपराइजेशन ही हो रहा है। ये काम क्या हो रहा है? वेपराइजेशन ही हो रहा है। और जब वेपराइजेशन हो रहा है तो क्या होता है? जब ग्लास होती है तो उसका मुंह छोटा होता है, कटोरी होती है उसका मुंह बड़ा हो जाता है। तो क्या होता है? सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा वेपराइजेशन उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम एक और पॉइंट लिखते हैं, इसको इम्पोर्टेंट। ये सब चीजें तो प्रॉपर्टी में आ गए, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, वेपराइजेशन प्रोपोर्शनल होता है किसके? सरफेस एरिया के। किसके होता है? more the surface area more the vaporization, more the surface area more the vaporization, more the surface area more the vaporization। ठीक है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा वेपराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा, जितना कम सरफेस एरिया होगा वेपराइजेशन उतना ही कम होगा। अब देखो एक और यहाँ पॉइंट आता है, वो पॉइंट क्या कहता है कि वेपराइजेशन प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी के। किसके? डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब क्या है टेम्परेचर डिफरेंस को समझना कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर माइनस क्या होगा? लिक्विड टेम्परेचर। ठीक है, ये टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, गैप जितना ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा वेपराइजेशन होगा, उतना ही ज्यादा। आपको असर ऐसा क्यों हो गया? अब देखो ये सरफेस है, ये सरफेस है हमारी अपर लेयर। ठीक है, ये अपर लेयर है। यहाँ पे जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल है वो किसके टच में है? बाहर हवा के टच में, नीचे लिक्विड के टच में, यही ना। अब ये ऊपर सबसे पहले गर्मी कहाँ पड़ रही है? यहाँ पड़ रही है ना। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास आएगी? ऊपर वाले के पास। अब नीचे से एक आया, इसने टक्कर मार दी, वही लड़के जो आ रहा है, जो लड़के आ रहा है उससे ज्यादा एनर्जी लेके वो भी आ रहा है, इसने यहाँ टक्कर मार दी और इसके पास तो पहले से ज्यादा एनर्जी है क्योंकि टेम्परेचर गैप ज्यादा है ना। तो इसके पास तो क्योंकि टच में यही है तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसी के पास है पूरे लिक्विड में। तो इसने टक्कर मारी तो ये क्या हुआ? फट से बाहर चला गया, क्योंकि नीचे तो जा ही नहीं सकता, उनके पास तो कम एनर्जी है। तो जहां ज्यादा एनर्जी है वहां जाएगा कूद के। आए बस समझ? हाँ बोलो। भाई आप समझो ना, ये आपकी अपर सरफेस है,
ये क्या है, अपर सरफेस है जहां पे लिक्विड के मॉलिक्यूल है, समझना यहाँ पे क्या है, लिक्विड के मॉलिक्यूल है। ये हीट ऊपर से आ रही है, कहाँ से, हवा से, चाहे वो सन हो चाहे एटमॉस्फेयर गर्म हो, कहाँ आ रही है, इसके ऊपर सबसे पहले गिर रही ना। तो पूरे लिक्विड में सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी, अपर वाले के पास। और नीचे वाले कुछ ऐसे शैतान बच्चे थे, मतलब बच्चे क्या, मॉलिक्यूल थे जो आपस में टकरा के एक दूसरे को एनर्जी देते जा रहे थे। और उसमें से जिसके पास ज्यादा एनर्जी आ गई वो इससे आके टकरा गया। इसके पास तो पहले एनर्जी थी, ऊपर की वजह से टेम्परेचर ज्यादा था, तो जब इसने भी नीचे से दी एनर्जी तो उसने कहा छोड़ो यार, कम एनर्जी वालों के साथ क्या बैठो, निकल जाओ बाहर। आप समझ में आया? या ऐसा समझ लो, हम लोग जैसे 1 BHK के घरों में रहते हैं, अचानक कहीं से पैसा आ जाए भाई, तो कहाँ किस मोहल्ले में शिफ्ट हो जाएंगे, ना 2 BHK वाला हो, है ना, बुरे स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं। पैसा क्या एनर्जी है, तो क्या भाई 1 BHK में नहीं रहेंगे, आप कहाँ रहेंगे, 2 BHK में रहेंगे। 2 BHK के बाद ज्यादा पैसा आ जाए कहाँ जाता है, बोला 3 BHK में जाएंगे। तो क्या कर रहा है, एनर्जी गैप चेंज कर रहा है। पैसा आ गया, निकल लिया, इसके बाद ये पैसा आ गया, बोले अब ज्यादा एनर्जी वालों के साथ रहेंगे, नीचे वालों के साथ कैसे रहें, कम एनर्जी वालों के साथ क्यों रहें, तो वो ज्यादा एनर्जी वालों के साथ चला जाता है। लेकिन वो स्टेज क्या होती है, वो होती है गैसियस स्टेज। वो कौन सी स्टेज है, गैसियस स्टेज है, तो वो गैसियस स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है और उसी को हम कहते हैं वेपर बन गई। वही मॉलिक्यूल क्या है, वेपर है। तो ये क्या करता है, अब इसके पास ज्यादा एनर्जी थी, समझना, आप समझो टेम्परेचर क्यों डाउन हो गया, इसके पास ज्यादा एनर्जी थी तो ये छोड़ के चला गया, तो बेचारा कम एनर्जी वाला ऊपर आएगा ना, उसकी जगह तो कोई ना कोई ले गए ना। अब कम एनर्जी वाला है, ऐसे ऊपर की लेयर गायब हो रही है, नीचे से कम एनर्जी वाली आ रही, तो पूरे लिक्विड का टेम्परेचर कैसा हो रहा है, ठंडा हो रहा है ना। अब मम्मी ने ऐसे फूंक मार दी, फूंक मार के क्या किया, एक तो वैसे ही वो उड़ने वाला था, मम्मी ने फूंक मारी और उड़ गया जल्दी। हाँ, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल को एक फ्लो दे दिया कि भाई तुम जैसे ही बाहर जाओगे, तुम जैसे ही यहाँ से हटोगे, नीचे हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल है वो ऊपर आ जाएंगे, नीचे हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल है ऊपर आ जाएंगे, हम बार बार फूंकते जाएंगे, वो भागते जाएंगे, फूंकते जाएंगे, भागते जाएंगे, और लिक्विड ठंडा हो जाएगा। ये साइंस है, लेकिन उनको बिहेवियर साइंस पता है, साइंस बने उनको वेपराइजेशन ना पता हो माओ को, लेकिन क्या है, बिहेवियर साइंस पता होती है। तो माँ बाप को बेवकूफ मत समझा करो। जैसे बच्चों को बुखार आ जाता है, आता है, बच्चों को बुखार आता है तो डॉक्टर कहता है ये पैरासीटामोल खा लो, मम्मी कहती नहीं खिलाना, क्या करती है, तौलिया गीला किया और ठंडा ठंडा लगाया। भाई ठंडा ठंडा क्यों लगा रहे हो, वो क्या करेगा, आपकी हीट को खींच लेगा, क्या करेगा, आपकी हीट को खींच लेगा, और एक समय के बाद क्या होगा, आपका टेम्परेचर सेटल डाउन हो जाएगा और आपका बुखार नहीं के बराबर रह जाएगा। तो वो आपके उस टेम्परेचर को अपने टॉवल से खत्म कर देती है, और डॉक्टर कहता है पैरासीटामोल खत्म करो, समझे। और ये यहाँ पे हम थोड़ी सी बायोलॉजिकल साइंस के बारे में बता दें कि जब भी बॉडी में बुखार आता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप बीमार हो गए। जब भी बुखार आता है, जैसे वोमिटिंग आना, वोमिटिंग का आना, जैसे चक्कर का आना, ये सारे सिम्टम होते हैं कि आपको ये पता चले कुछ गड़बड़ हो गया है। जैसे आप दिन भर खूब मीठा खाओ, खूब मीठा खाओ, हो सकता है शाम तक उल्टी कर मारो, क्या, तो आपकी ब्लड शुगर क्या होगी, बढ़ चुकी होगी। अब जहां ब्लड शुगर बढ़ेगी तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई, तो वो क्या कहता है, पेट कहता है अब बाहर निकालो गंदगी को, बोला उल्टी, दिमाग चलता उल्टी उल्टी उल्टी, और उल्टी हो जाती है, वोमिटिंग हो जाती है। इसी तरह आप ज्यादा गर्मी के टाइम में अचानक बहुत ज्यादा पानी पी लो, अचानक बहुत ज्यादा पानी पी लो, तो आपको तब भी वोमिटिंग आएगी, आपको तब भी वोमिटिंग आएगी। आपको तब भी वोमिटिंग आएगी। तो ये वोमिटिंग का कारण ये नहीं होता बीमार हो गए, ये सिम्टम होता है कि आपने कुछ गड़बड़ कर दी।
खेल के आए और ठंडा ठंडा पानी पी लिया, पूरी बॉडी में दर्द चालू हो गया। क्यों? अब बताओ बच्चे, आप लोग ये टेम्परेचर गैप को ही समझ लो, यही टेम्परेचर गैप है। आप खेल के आए, खूब एक्सरसाइज करके आए या दौड़ के आए, भाग के आए, आपने क्या किया, अपनी बॉडी को क्या किया है, हीटअप किया। और बॉडी हीटअप हुई तो क्या हुआ, आपका पेट भी हीटअप हुआ। अब आए पाए भाई बहुत तेज प्यास लगी है, फ्रिज खोला और खटाक से बोतल ली, गड़ पूरी बोतल पानी पी गई और तसल्लिया। और थोड़ी देर बाद क्या आने लगा, मजा। क्यों? अब क्या हुआ, आपने घंटे भर मेहनत करके अपनी मांसपेशियों को क्या किया, गर्म किया। तो कम से कम आधे घंटे में ठंडी होती है ना वो, लेकिन आपने क्या किया, पानी पिया, और पानी पीने से, ठंडा पानी पीने से पूरी बॉडी का टेम्परेचर कहाँ भागने लगा, बोले इस पेट में जो पानी आया इसको गर्म करो, बहुत ठंडा आ गया। तो सारा का सारा टेम्परेचर कहाँ भाग रहा है, पेट में। तो पेट भी खराब करेगा और बॉडी अचानक ठंडी होगी तो दर्द भी होगा। जैसे तवे के ऊपर, गर्म तवे के ऊपर पानी ऐसे मारो ना, छन छन की आवाज आती है, तो वैसे ही समझ लो, फिर आपका 2-3 दिन का इंतजाम हो जाता है, क्योंकि बॉडी फिर अपना नॉर्मली रिकवर करती। तो ये चीज समझो। तो पहली चीज समझ में आई बच्चों कि हमारा क्या होता है, नेचुरल फिनोमेना है, कंटिन्यूअस फिनोमेना है, स्लो फिनोमेना है, टेम्परेचर डाउन कर देता है। और ये वेपराइजेशन किस बात पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है और गैप पे डिपेंड करता है। जितना एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होगा, वेपराइजेशन उतना ज्यादा हो जाएगा। ठंडी में जल्दी चाय ठंडी होती है ना, और गर्मी में देर में ठंडी होती है ना। हाँ होता है ना, पता चला गर्मी में आधे घंटे घूम फिर गया, फिर भी पी लो उठा के चाय, और ठंडक में 2 मिनट इधर उधर चूके और चाय ठंडी। तो टेम्परेचर गैप का अंतर, वहां पे जाड़े में क्या है, लिक्विड का टेम्परेचर ज्यादा है और इसका टेम्परेचर कम है, तो यहाँ से मॉलिक्यूल क्या होता है, कूद के इसके पास चले गए, भागेंगे बाहर की तरफ, जहां लो प्रेशर होगा वहीं भागेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही समझ लो कि आपकी बात करते, जब टेम्परेचर ऊपर का बराबर है नीचे के बराबर, तो क्या होगा, फिनोमेना और स्लो हो जाएगा। तो आगे जो लोग इसमें पढ़ेंगे, तो आगे कुछ इफेक्ट की बात करी जाती है, आप न्यूज में सुनते हो, अल नीनो इफेक्ट। एक इफेक्ट होता है अल नीनो इफेक्ट। बोले क्या, इस साल अल नीनो इफेक्ट की वजह से बरसात ज्यादा हो गई, इस साल अल नीनो इफेक्ट की वजह से बरसात कम हो गई। अल नीनो, ठीक है, ये इफेक्ट है। ये इफेक्ट क्या होता है, कई चीजों पे डिपेंड कर स्टडी करके बताया गया है। वो फिलहाल अभी यहाँ पे आपके कोर्स में नहीं, लेकिन आगे आप पढ़ोगे वो इसी से रिलेटेड है। सारा खेल वेपराइजेशन का। बात समझ में आ गई? तो अब आपको वेपराइजेशन क्या होता है ये क्लियर हो गया। अब हम आपको बताएंगे बॉइलिंग क्या होती है। यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल हीट लगी नहीं, तो एक पॉइंट और बढ़ गया, क्या, नो एक्सटर्नल हीट इज रिक्वायर्ड, नो एक्सटर्नल हीट इज रिक्वायर्ड। इसको कोई भी हीट रिक्वायर्ड नहीं होती है एक्सटर्नली, इसको कोई भी एक्सटर्नली हीट रिक्वायर्ड नहीं होती है। आई बात समझ में? एक्सटर्नल हीट नहीं जरूरत है, हम दें या ना दें, वेपराइजेशन होगा ही होगा। ठीक है, अब आते हैं, हम बात करेंगे, ये था वेपराइजेशन बच्चों। अब हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे बॉइलिंग की। अब बॉइलिंग समझते हैं। चाय किसने किसने बनाई है? सौम्या बनाई इसने भी। तुमने हाथ नीचे ऐसे खड़ा कर दिया, मुझे क्या दिखाई देगा? हाँ? तो
चाय बनाई है तो चाय बनाते वक्त क्या करते हैं? पहले पानी डालते हैं। अच्छा, भगोना नहीं लेते, पानी पहले उबाल देंगे हैं? पहले गैस पे पानी डालते हैं। भगोना लेते हैं, पानी भरते हैं। सांप भगोना लेते हैं। तो भी पानी भराना, पानी रखो नहीं तो हमने सब लेना। और तुमने पानी उबाल दिया पहले ही। पहले क्या लेते हैं? भगोना लेते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं, फिर इस भगोने को उठा के गैस पे रखते हैं, फिर गैस जलाते हैं और फिर इंतजार करते हैं पानी के उबलने का। लेकिन यहाँ शब्द आया उबलना। ये उबलना क्या होता है यही समझते हैं। इसका नाम दिया जाता है बॉइलिंग। क्या कहते हैं? बॉइलिंग। लेकिन उबलना एक्चुअल में क्या होता है, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से उबलना क्या होता है उसको समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चाय बनाते वक्त अगली बार याद रखिएगा कि हमें उबलने को समझना है, क्या होता है उबलना। ये हमने लिक्विड लिया, भगोना लिया, भगोने में लिक्विड लिया और फिर नीचे हमने क्या किया, एक बर्नर जला दिया। ठीक है, इस तरीके से कुछ बर्नर जला दिया। ये इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ये गैस का पाइप, ठीक है, गैस का पाइप। ये लैब वाली गैस है, ये वो नहीं तुम्हारे घर वाली चूल्हा लगा दिया। लैब में काम कर रहे हैं। तो हमने जब इसमें पानी भरा तो बेटा क्या होता है, जब हम टेम्परेचर लिक्विड का बढ़ा रहे होते हैं, जब टेम्परेचर लिक्विड का बढ़ा रहे होते हैं तो क्या होता है, जैसे माँ बाप आपका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आप क्या होते हैं, घर के बाहर की गैलरी में खड़े हो जाते हो, बढ़िया बढ़िया हवा ऐसे ऐसे ले रहे होते हो। हाँ, नहीं तो रो रहे होते हो कहीं कोने में बैठ के। रोने से क्या होता है, एनर्जी निकल जाती है, अपना डाउन कर रहे हो तो यही तो होता है। आप समझो, पता चला हमने 2 घूंसे मारे, एनर्जी मिल गई, अब आप रो लिए, एनर्जी बराबर हो गई, थोड़ी देर बाद खुश, तो कोई बात नहीं, जितना लिया था उतना निकाल दिया, काम खत्म। या ऐसा कर सकते हैं कि हमने 2 घूंसे मारे, आप घर जाके अपने छोटे भाई या बहन को 2 घूंसे आप रख दिए, चल टेंशन खत्म। बोले हम तो न्यूट्रल हो गए, 2 खा के आए, 3 मार लिए बराबर। ठीक है, तो जितना एनर्जी ले उतना छोड़ दे तो हम नॉर्मल हैं, ज्यादा छोड़ दें तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। जैसे हमने मार खाई और 1 घंटा रो लिया तो एनर्जी तो ज्यादा निकाल दी, एनर्जी ली कम थी, तो क्या होता है, फिर थोड़े टाइम तक सुस्त पड़े रहते हैं। माँ बाप खुश करने लगे, बेटा कोई बात नहीं, मार 2 ही घूंसे तो खाए थे, हमने तो बचपन में 20 घूंसे खाए, गिन ही नहीं पाते थे, इतने जल्दी मारते थे टीचर। तो क्या था, ये चीज होती है। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं यहाँ पर, क्या होता है, ये हर एक मटेरियल की कैपेसिटी होती है अपने अंदर हीट को बचाए रखने की। उसको उसको क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी बोलते हैं। हर मटेरियल की होती है, दुनिया का कोई भी मटेरियल हो उसके अंदर एक हीट कैपेसिटी होती है। जैसे आप समझ लो, माचिस की तीली आग लगाती है ना, लेकिन रखी रहती है तो क्या होता है, कभी आग लगी है, रखे रखे माचिस की तीली में कभी आग लगी है, लेकिन है ना उसके अंदर तो एक्सप्लोजन है। लेकिन जैसे ही आप धीरे धीरे रगड़ो तो नहीं आग लगेगी, लेकिन एक सट से करो आग लग जाती। हाँ, तो इसका मतलब वो हल्की रबिंग वाली जो हीट हो रही वो अब्सॉर्ब कर ले रही, खत्म कहानी। लेकिन जो अचानक रबिंग से, तेज रबिंग से जो स्पार्क प्रोड्यूस कर रही है वो क्या कर रही है, नहीं बर्दाश्त कर पा रही, जल जा रही है, तो उसकी हीट कैपेसिटी वहीं तक है। जैसे कई बच्चे होते हैं, बोले 10-20 घूंसे मार लो, हंसते हो फिर भी उठते हैं, बोले सर लग रही होते कोई बात नहीं सर। हाँ? नहीं, कोई बात नहीं सर। हाँ, एक को हल्का सा छू लो या उसकी तरफ ऐसे आंख दिखा दो तो पता चला आंसू बहने लगे। हाँ, हाँ, है कि नहीं? तो वो उसके लिए इतनी एनर्जी बर्दाश्त नहीं है। तो अलग अलग क्या होती है, सबकी कैपेसिटी होती है कि कौन कितना, डिपेंड करता है कि चीज
चीजों को अपने अंदर कोप अप कर ले। जैसे कहते हैं ना, हाथी चलता रहता कुत्ते भौंकते रहते हैं, एक वर्ड कहा गया ना। लेकिन कुत्ता चलता रहता कुत्ते भौंकते रहते, ऐसा कभी सुना है? कुत्ता चल रहा कुत्ते भौंक रहे तो कुत्ता भी आके उसी के साथ भौंकेगा। हाँ, क्योंकि उसके अंदर बर्दाश्त नहीं है। बोले इसने मुझे भौंका, मैं इसको भौंकूंगा। तो हाथी की कैपेसिटी है, कुत्ते की भौंक उसके लिए कुछ माने नहीं रखती। बोले अभी एक पैर रख देंगे गायब हो जाएगी। हाँ, तो ये चीज मेरा कहने का मतलब है कि हर एक मटेरियल की और हर एक ह्यूमन की भी एक हीट कैपेसिटी होती है। हमारे उन जवान सैनिकों के बारे में सोचो जो मतलब 55 डिग्री टेम्परेचर में मरुस्थल में खड़े होकर भरी धूप में क्या करते हैं, पहरेदारी करते हैं। तो उनकी बॉडी की हीट कैपेसिटी हाई है ना। हम अभी 25 डिग्री बाहर खड़े हो जाए, यार बड़ी गर्मी, खोपड़ी खुजलाने लगती, कहीं कुछ होने लगता है, पूरे भागो भागो एसी कहाँ है, मम्मी एसी चालू करो, हाँ ये करने लगते हैं। वो बेचारे 55 डिग्री टेम्परेचर, जब की बार का रिकॉर्ड बन गया, 55 डिग्री टेम्परेचर में राजस्थान बॉर्डर पे खड़े होकर क्या कर रहे थे, पहरेदारी कर रहे थे। तो उनकी बॉडी की हीट कैपेसिटी हमसे ज्यादा है ना। सियाचिन में देखो, यहां तो 10 डिग्री टेम्परेचर आता है, लोग रजाइयां ओढ़ लेते हैं। बोले एक रजाई और दो, एक कंबल और दो, ये दो वो दो, हीटर जलाओ, गर्म पानी लाओ, ऐसे करते हैं। और उन सियाचिन पे जो खड़े सैनिक हैं उनके बारे में सोचो, वो -35 डिग्री, -40 डिग्री, जहां मतलब कह लो हवा में पानी डालो जम जाता है, हवा में पानी जम जाता है, वो वहां पे खड़े हुए हैं। तो उनकी क्या है, रेजिस्टेंट पावर बहुत ज्यादा है ना, कितना रिस्क लेके खड़े होते हैं। तो हर बॉडी की क्या होती है, ये उनकी भी पहले पावर हमारी जैसी रही होगी, लेकिन बाय प्रैक्टिस, बाय एक्सरसाइज, बाय सर्टेन फूडिंग, उनको ये सिखाया गया है कि ये इतने टेम्परेचर पे आप कैसे रहो। समझ में आया? हम भी रह सकते हैं, लेकिन हमें वो प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होगी, प्रॉपर फूड चाहिए होगा जो वहाँ पे उनको सप्लाई किया जाता था या जाता है। तो हम यहाँ पर जो बात बता रहे हैं टेम्परेचर की, हमने कहा हर एक की क्या होती है, क्या होती है, एक बॉडी की क्या होती, हीट कैपेसिटी होती है। और इस हीट कैपेसिटी को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, अमाउंट of heat absorbed by SOR कर दो भैया, इसको उधर से इधर कर दो, ठीक है। Absorbed by a material of 1 यूनिट मास। कितनी बात कर रहे हैं, यूनिट मास है। और वो कितना टेम्परेचर होगा, एंड टेम्परेचर जो होता है डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री, मतलब उसके मास टेम्परेचर में जो टेम्परेचर, ये टेम्परेचर गैप क्या होता है वो भी समझ लो, 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड का ये टेम्परेचर होता है। इस टेम्परेचर गैप में वो कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, वो उसकी क्या होती है, कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन हो गई। पता होना चाहिए क्या होती है हीट कैपेसिटी, क्या होता है हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब जब अपन के पास ये हीट कैपेसिटी आ गई, तो इसका मतलब क्या है कि जब शुरू में आप चाय बनाने के लिए पानी चढ़ाते हो तो क्या तुरंत उबलने लगता है, नहीं उबलता है ना। आप अगर उसको ध्यान से देखो तो उसके अंदर छोटे छोटे से बुलबुले उठ रहे होते हैं, बहुत छोटे छोटे से। वो छोटे छोटे बुलबुले क्या होते हैं, बच्चे क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ना साइंस में, ये बुलबुले काहे के निकल रहे हैं भाई। तो क्या होता है, वो बुलबुले बेटा किसके होते हैं,
वो पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन या गैसेस होती हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन या गैसेस होती हैं, जब टेम्परेचर देना चालू करते हैं तो उनका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ने लगता है। और जब बढ़ेगा तो क्या होगा, वो बुलबुला बन जाएगा और धीरे धीरे बढ़ता हुआ ऊपर आएगा, फूट जाएगा। आई बात समझ? तो वो जो छोटे 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 से बुलबुले निकलते हैं वो किसके होते हैं, डिजॉल्व गैसेस के होते हैं। और वाटर के केस में ऑक्सीजन को मान के चलते हैं कि जो उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसी का वॉल्यूम बढ़ता रहता धीरे धीरे और वो बाहर निकलती रहती है। अब क्या हुआ, हमारी गैस से पानी गर्म होना चालू हुआ, गैस से पानी गर्म होना चालू हुआ तो मान लिया बाहर जो हमारा टेम्परेचर है, समझना, यहां से कुछ मॉलिक्यूल क्या होंगे, उड़ना चालू होंगे, हाँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल छोटे 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 यहाँ पे क्या होगा, इसके चारों तरफ कंडेंस हो जाएंगे, ऐसे ऐसे करके बढ़ते चले जाएंगे। नहीं तो भगवानी के ऊपर ऐसे मुंह करके रखो, मजा आएगी। हाँ, भाप आती है ना, स्टीम आती है ना, तो वो जो स्टीम है ये क्या करती है, इसके ऊपर क्या करती है, प्रेशर डालना चालू करती है। किसके ऊपर, इसके ऊपर भी, और जो ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर भी, ये लेयर टाइप की बन जाती है। ये क्या होता है, लेयर टाइप की बन जाती है। तो ये चारों तरफ क्या करती है, प्रेशर, गैस है एक तरीके से, तो गैस क्या करती है, चारों तरफ प्रेशर डालती है। और ऊपर से प्रेशर किसका पड़ रहा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये कौन सा प्रेशर पड़ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो P ATM लग रहा होता है एटमॉस्फेरिक, और ये वाला कौन सा होता है, P वेपर, क्या होता है, P वेपर प्रेशर। तो जो नीचे से प्रेशर लग रहा है उसको क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। जो ऊपर से लग रहा होता है उसको क्या होता है, बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जब ये दोनों प्रेशर इक्वल हो जाते हैं, जब ये दोनों प्रेशर इक्वल हो जाते हैं तब इस लिक्विड में बॉइलिंग का फिनोमेना चालू होता है। क्या होता है, इस लिक्विड में तब बॉइलिंग का फिनोमेना चालू होता है। कैसा हुआ है, पिक्चर पाँचों में चल रहा है, तो वकील 2 महीने कैंसिल कर देगा, तो पैसे पानी स्टाम्प आ गए, नहीं कैंसिल हुआ, 3 लाख के स्टाम्प आ गए, 70 हो गए भाई पे, और भाई जून जुलाई थी, तो यहाँ पर ये चीज समझ में आई कि क्या होता है, जब ये क्या होता है, प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तब क्या होता है, लिक्विड, इस कंडीशन में लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। और एक चीज समझो, ये जो बॉइलिंग होती है ये सरफेशियल फिनोमेना नहीं है। दंगा होता तो किनारे किनारे नहीं होता, पूरी जगह होता है ना, हाँ होता है। दंगा कहाँ होता है, हर जगह, हर गली हर मोहल्ले में चल रहा होता है ना।
लेकिन अगर रैली चल रही होती तो ये किनारे किनारे निकल जाती, वही चली गई। हाँ, तो ये क्या होता है, पूरे लिक्विड में होता है। ये क्या हो गया, कब होता है, इट इज स्पेशल कंडीशन फिनोमेना। क्या है, स्पेशल कंडीशन फिनोमेना। ये कैसा फिनोमेना है, स्पेशल कंडीशन का फिनोमेना है, ऐसे नहीं होगा। पहली चीज समझ में आई, तो स्पेशल कंडीशन फिनोमेना है। दूसरा क्या कहता है, दूसरा बच्चों क्या कहेगा ये, एक तो स्पेशल कंडीशन फिनोमेना है, कहाँ होता है, इट हैपेंस इन होल लिक्विड। कहाँ होता है, पूरे लिक्विड में होता है। कहाँ होता है, पूरे लिक्विड में होता है। कहाँ होता है, पूरे लिक्विड में होता है। ठीक है, कब होता है, इट हैपेंस व्हेन एटमॉस्फेरिक pressure becomes equal to what, vapor pressure। ये किसके बराबर होता है, हाँ। एक चीज और समझो, यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया था। यहाँ पे ये क्या है, इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या है, जो वेपराइजेशन है वो कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक है, हीट एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, तो एंडोथर्मिक है। जहां कहीं नदी नाले होते हैं वहां बड़ा सुहाना मौसम होता है ना, क्यों होता है, क्योंकि उसने हीट एब्जॉर्ब कर ली वहां की। तो वहां का टेम्परेचर आपके नॉर्मल जो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से 5, 4, 3, 2, 1 डिग्री कम ही रहता है। तो वहां जाओ तो बड़ा अच्छा प्लीजेंट फील होता है। लेकिन जहां बॉइलिंग हो रही होती है वहां कितना अच्छा फील होता है। हाँ, मम्मी चिल्लाती, डेली घर में लड़ाई होती होगी, मैं सबको खाना भी बनाऊं, बरस के भी दूं, ये भी करूं, वो भी करूं, किसी की एक ऐसा पूछते हुए किसी की हिम्मत नहीं होती आके किचन में जरा हाथ बटा ले। 2 लड़कियां हो रखी घर में। हाँ, ऐसे ही होता ना। तो क्यों भाई साहब, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट प्रोड्यूस हो रही है वहां पर, और वो महिला वो आपके लिए अच्छा खाना बना रही है, तो आपके कम से कम मेंटल सपोर्ट तो दे ही सकते हो। कितना भी खराब बना के रखें, आप अगर उनको ये बोलो, अरे माँ क्या खाना बनाया आज, मजा आ गई, उसकी सारी गर्मी तो तेज उतर जाएगी। लेकिन आप क्या करते हो, क्या बना के रख दिया है, दिमाग खराब कर दिया, नमक इतना ज्यादा है, आलू भरे पड़े हैं, पनीर कहीं दिख नहीं रहा, ढूंढने नहीं मिला। नहीं, लड़के बहुत बोलते हैं, ये मैंने देखा है। माँ खाना बना के रखती है, वो मेरे यहाँ नहीं, क्या डाल दिए इसमें, 1.5 फुट का है कि डाल दिए। चलो भाई, तो ये बच्चों कैसा प्रोसेस होता है, इट्स ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इट इज एन एक्सोथर्मिक
इसमें क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इंक्रीज करता है, क्या करता है, ठीक है। इसमें टेम्परेचर ऑफ लिक्विड क्या करता है, इंक्रीज करता है। टेम्परेचर ऑफ लिक्विड क्या करता है, इंक्रीज करता है। और क्या कहा जाएगा, जिस टेम्परेचर पे ये काम होता है, कहाँ पे, ये जिस टेम्परेचर पे हो रहा है, वो टेम्परेचर होगा ना जिस पे ये काम हो रहा होगा, इसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, इसी टेम्परेचर को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, एट विच टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to atmospheric pressure the temperature is known as boiling point of liquid, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, क्लियर। लेकिन अभी हमने दो चीजें पढ़ी, एक क्या पढ़ा, वेपराइजेशन, एक पढ़ा बॉइलिंग। लेकिन अभी हमने इसके बारे में नहीं समझा कि कहाँ बॉइलिंग होगी, कहाँ वेपराइजेशन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कहाँ बॉइलिंग कहाँ होगी, लिक्विड में होती है ना, बॉइलिंग कहाँ होगी, लिक्विड में। तो कैसे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा घटेगा, ये कैसे पढ़ेंगे, ये हम लोग अगली क्लास में, ठीक है, ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, पढ़ने के लिए लोगों को 12th करनी पड़ती है, लेकिन आप 9th में बैठ के 12th की चीज को समझ लेंगे। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, कोई मोटा आदमी बैठा हो, उसको उठाने में ज्यादा ताकत लगेगी कि पतले आदमी को उठाने में ज्यादा ताकत लगेगी, अगर हमारा वो कौन सा एक सीरियल आता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, डॉक्टर हाथी को उठाना पड़ जाए और हमारा पोपटलाल को उठाना पड़े तो किसको जल्दी उठा लोगे, पोपटलाल खरीद हो जाएगा। तो वैसे ही क्या होता है, यहाँ पे जैसे जैसे किसी भी लिक्विड का मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। बड़ी सिंपल चीज़ है, अगर रिलेट करके याद रखोगे तो आसानी से याद होगा। अगर किसी का क्या है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, मतलब आपको 4 चीज़ें दे दी गई हैं और चारों के मॉलिक्यूलर मास आपने निकाल लिए हैं, तो आंख बंद करो, जिसका ज़्यादा है उसी का ज़्यादा होगा, जिसका कम है उसका कम होगा। कुछ कंडीशंस देखनी होती है, वो कंडीशन हम आपको अगले टर्न पे बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।